गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। बहुत सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बड़े लंबे इंतज़ार के बाद गुरुवर का ये अंक लेकर आया हूँ। ज़िंदगी के आपाधापी में बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, चाह कर भी आदमी नहीं कर पाता है। मेरे साथ भी नियति कुछ मजाक सा कर रही है और मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद सबसे पहले अपने को पार्टनर इंदू जी का दूंगा, जिन्होंने जिद करके गुरुवर को लाया। दूसरा मनीष जी। इन दो लोग मुझसे बड़े कुपित रहते थे कि मैं गुरुवर को क्यों बंद कर लिया। तो इन दोनों के को आप लोग भी धन्यवाद दीजिए कि मेरे अंदर फिर से वो ऊर्जा लाया कि मैं गुरुवर ले पाया। गुरुवर एक ऐसी पत्रिका है जो केवल शिक्षा क्षेत्र को समर्पित है। जितनी भी शिक्षा की वैकेंसीज आती है, चाहे नामांकन के स्तर पे हो या नौकरी के स्तर पे, गुरुवर को कोई डेयर नहीं कर सकता है कि इसके बिना वो कर सके। बहुत अपार सफलता गुरुवर को मिली थी दिल्ली यूपीएससी प्रिंसिपल में। खासकर बहुत एक प्रिंसिपल तो इसके फैन हैं, सुनील बाबू। अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने उनकी इच्छा को भी पूरा किया भाई। और आप सब प्रिंसिपल के ऊपर मैं दायित्व देता हूं कि गुरुवर अभी भी फ्री है, थोड़ा प्रचार तो कर दीजिए। तो ये 2 अक्टूबर 2022 को गुरुवर का पहला अंक आया था। उसके बाद कई अंक आए, कई स्पेशल इशू भी आया। तो उस लिहाज से ये अंक 16 है और ये 2 वर्ष का नन्हा हो चुका है। तो आज एक बहुत अच्छे कोटेशन से शुरू कर रहा हूं। शिक्षण आशावाद का सबसे बड़ा कार्य है। अगर ये संसार इतना सुंदर है तो उसमें शिक्षण से जो आशावादिता आती है उसके चलते है। तो इसके बाद मैं हेडलाइंस पे डालूं नज़र कि मेरे प्रोड्यूसर लोगों ने हेडलाइन क्या बनाया है। पीएम श्री योजना, स्कूल से जुड़े शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का ट्रांसफर न किया जाए और पीएमसी श्री स्कूल को निखारने में देश की 2 शीर्ष शैक्षणिक संस्था आईआईटी और आईआईएम आगे आए। समान व्यवहार वाले बच्चे भी मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं। अपार आईडी एक बड़ी अच्छी बात देश में हो रही है, उसमें एक अपार आईडी भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्किल डेवलपमेंट का कमाल। अक्षर को उल्टा लिखने वाले बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक करेंगे मदद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर परीक्षा 13 दिसंबर से है और कल ही तक फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। दिल्ली में नर्सरी केजी की पहली कक्षा में दाखिले की तिथि बढ़ाई गई है, जो कल तक ही है। शिक्षक, सशस्त्र बल और डॉक्टर पर भारतीयों का अटूट भरोसा, एक सर्वे का रिपोर्ट है। सैनिक स्कूल सोसाइटी में संबद्ध होने वाले स्कूलों के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के पहल से स्मार्ट हो रहे हैं स्कूल। ये बहुत इंडिविजुअल अप्रोच है, इसलिए इसको मैंने इस खबर में लिया है कि एक महिला एकदम, इनको मैं आधुनिक माँ सावित्रीबाई फुले कह सकता हूँ। एचईसी बिल संसद में पेश होगा, हायर स्टडीज का है, जो नई शिक्षा नीति पे है। अब चलिए खबर डिटेल से। और किताब में आज बात करूंगा, चूंकि इस किताब को मैंने ही संपादित किया है और इसमें बड़े विद्वान मित्र, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर दिनेश कुमार, बिहार में ये प्रिंसिपल है बहुत माध्यमिक विद्यालय में, लेकिन अद्वितीय योग्य व्यक्ति हैं और बड़े निर्मोही भाव से रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में बहुत ये दौरे भागे नहीं तो आज किसी भी बहुत बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल होते, वाइस चांसलर होते। इनमें जो एकेडमिक कैलिबर है और बहुत बाल सखा है, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। तो चलिए इस किताब पे बाद में चर्चा करेंगे। पीएम श्री योजना जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तय किया था कि एक रूरल बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को अवसर को जरूर हम ऐसे ये मौका दें कि वो बच्चे बहुत अच्छा करें। चूंकि ये कहीं ना कहीं नवोदय की सफलता का परिणाम है। नवोदय नई शिक्षा नीति 1986 की उपज है और जिसने बिल्कुल देश को शिक्षा में बहुत मदद किया है। तो अगर नवोदय का ये बच्चा नवोदय आ गया तो मुझे पूरा यकीन है, मैं बार बार लोग मुझसे बात करते हैं कि समाज की नैतिकता कैसे बहाल होगी, तो मेरी बड़ी आस्था है कि जिस दिन प्राइमरी स्कूल में गवर्नमेंट ने ध्यान दे दिया, अगर प्राइमरी स्कूल ही नैतिकता की पहली पाठशाला है, नर्सरी है, वहीं से नैतिक व्यक्ति निकल सकता है। तो इस बजट में, बजट 23-24 में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया था और 14,500 स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर, एक मिनट मैं जरा कलम ले लूं,
स्कूल 14,500, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। इस स्कूल को पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। तो ये प्रोसेस चालू है। चूंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में राज्य को नोडल एजेंसी है, हर राज्य को एक ब्लॉक में 2 स्कूल को चुनना है। अब उस चुनने में थोड़ी देरी हो रही है, थोड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, इसलिए ये थोड़ा धीरे हो गया है। केंद्र की इस योजना में लगभग 18 लाख बच्चों को फायदा होगा और ये सभी सरकारी स्कूल होंगे जिनका चयन राज्य के साथ मिलकर किया जाएगा। ये सारे इसके विकल्प है अगर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछता है तो। पीएम श्री योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए चुनिंदा मौजूदा 14,500 स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय सारे राज्य को निर्देश दिया है कि इस स्कूल से जो जुड़े हुए शिक्षक और प्रधानाचार्य है उसकी मतलब रूटीन में आप ट्रांसफर न करें, क्योंकि इनका बहुत सारा इनके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे वर्कशॉप चल रहे हैं। तो बीच में ही अगर इनका ट्रांसफर हो गया तो ये योजना सफल नहीं होगी। तो राज्य सरकार से एक ये स्पेशल एक रिक्वेस्ट किया गया है, बहुत अनिवार्य केस में ही किसी का ट्रांसफर होना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राज्य को ये कहा है कि इधर कुछ देख रहा हूं कि कुछ लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है जिसको बंद किया जाए और विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीएमसीए के तहत प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल का चयन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कागज कलम लेके इसको लिखिए। चाहिए तो मनीष जी आपको भेज देंगे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी, जिसको चाहिए हमारे मिस कॉल कीजिए, जो व्हाट्सएप नंबर है मिस्टर मनीष जी को, और 8800740094। तो इसमें 2 स्कूल को चयन करना है। एक प्राइमरी स्कूल होगा, प्राइमरी का मतलब है 1 से 5 तक, और दूसरा मिडिल स्कूल होगा यानी 6ठी से 8वीं तक का। एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, और इसको अपग्रेड किया जाएगा और उसके लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना है, आप लोग भी इसको प्रचारित कीजिए और जानिए। पीएम श्री स्कूल को निखारने के लिए IITIIM पीएम श्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत सरकारी स्कूल को बहुत बेहतर बनाने के लिए देश की 2 संस्थाएं मदद करेगी, एक मैनेजमेंट के आधार पे और दूसरा टेक्नोलॉजी। और पहला मतलब IIM का काम है सिलेबस, करिकुलम, मैनेजमेंट सब कुछ, और IT उसके लिए प्रॉपर सस्ता से सस्ता टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगी। तो फिर इसको कौन रोक लेगा। इन स्कूलों में गणित विज्ञान जो लोग पढ़ाएंगे उनको स्पेशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है पढ़ाने वाले को, साथ ही लीडरशिप प्रोग्राम पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कला संकाय और के बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उन शिक्षकों पर उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाएगा। ऐसा मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। उसके बाद देश भर में अभी 6,260 स्कूलों का चयन हो गया है, इनका अपग्रेडेशन होगा और इसके हेडमास्टर को, प्रधानाचार्य को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रत्येक जिला में पीएमसीए के लिए चयनित स्कूलों में से एक प्रधानाचार्य को मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, जो अपने जिले के अन्य स्कूलों में जाके प्रधानाचार्य को ट्रेनिंग देंगे। शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी के साथ मिलकर इस प्रशिक्षण की शुरुआत कर रहा है और ये 3 दिनों का होगा और राज्य के जो भी एससीईआरटी है वो भी इसमें मदद करेगा। चयनित स्कूल के शिक्षक प्रधानाचार्यों को विशेष प्रशिक्षण देने के पीछे मुख्य मकसद इन स्कूलों के उद्देश्य से परिचित कराना और बच्चों की प्रतिभा को शुरुआती दिनों से चयन किया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, नवोदय में है, क्योंकि ये मना करता है राइट टू एजुकेशन। उसके चलते पीएम श्री योजना में जिनका एडमिशन होगा उनके लिए कोई भी नामांकन में स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं लगेगी। बहुत बड़ी बात है गांव के लिए। तो इस तरह से पीएम श्री राइजिंग का बहुत बड़ा योगदान है। एक स्टडी सीबीएसई ने कराई है, उसमें यह देखा है कि बच्चों के अंदर जो आत्महत्या की प्रवृत्ति इतना अर्ली स्टेज में आ रही है, ना अभी जिम्मेवारी मिल रही है ना कुछ, वो स्टडी रिपोर्ट चौंकाने वाला है। उसके मुताबिक ये देखा गया है कि 12 से 17 साल के बच्चों में बहुत आत्महत्या की
स्थिति बढ़ती जा रही है, ये चिंताजनक है। तो इसके लिए जो उपाय सुझाया गया है सीबीएसई के स्टडी रिपोर्ट में, प्रश्न ये पूछ सकता है एमसीक्यू में कि सीबीएसई किसके द्वारा स्टडी कराया गया है कि बच्चा घुटन महसूस कर रहा है शिक्षा में, तो सीबीएसई ने कराया है। इसमें सबसे पहला कहा है कि सेक्शन जो बनाया जाता है बच्चों के, हम लोग के ज़माने में भी कोई सेक्शन बना दिया जिसमें सारे अच्छे 1 से 20 तक 30 तक नंबर वाले का, फिर 30 के बाद 60 वाले का, तो उससे कहीं ना कहीं हीन भावना बच्चों में होती थी। तो इस ढंग का नहीं, ये इस बात को खुद जॉन डिमी कहते थे कि क्लास तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी सबसे कमज़ोर सबसे मजबूत सब होना चाहिए ताकि मिलजुल के पढ़े। शिक्षा को कहीं ना कहीं सामूहिक ज्ञान प्राप्ति का मार्ग माना गया है, और शुरू से भारत में भी बुद्ध ने इस बात पे काम किया कि सामूहिक रूप से ज्ञान दिया जाए और समझ उसकी बढ़ाई जाए। उसमें अगर किसी ढंग का स्क्रीनिंग होता है तो एजुकेशन में स्क्रीनिंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मार्केटिंग में है, आप सेव खरीदने जाएं, संतरा खरीदने या बैगन खरीदने, ये स्क्रीन करना आपका राइट है, लेकिन यहाँ जब हर बच्चा महत्वपूर्ण है तो स्क्रीनिंग करना एक अपराध से ज़्यादा कुछ नहीं है। और किशोरावस्था के बच्चों को 3 श्रेणी में बांटा जाए, जिसमें मध्य किशोरावस्था 12 से 17 की उम्र वालों पर ज़्यादा नज़र हो। 2 घंटे तक बच्चों से सीधे संवाद किया जाए, बुलिंग करने वाले बच्चों पर नज़र रखी जाए, और पहचान के लिए 10 स्कूल मिलकर काउंसलिंग का टीम बनाए। चूंकि पर स्कूल तो मुश्किल है, तो 10 स्कूल मिलकर काउंसलिंग का टीम बनाए। सभी शिक्षक, कुशल परामर्शदाता, सलाहकार, मतलब हर टीचर को एक स्पेशल ट्रेनिंग होना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो अच्छा एडवाइजर और वो उनको मार्गदर्शन दे सके। अभिभावकों को, गार्जियन की भी काउंसलिंग की जाए, और एक बार पेरेंट टीचर मीटिंग जरूर होनी चाहिए, जो सरकारी स्कूल में नहीं होती है। उसके बाद टीचर और प्रिंसिपल के बीच गैप नहीं होना चाहिए, उनके बीच कम्युनिकेशन चलते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सीबीएसई के इस स्टडी के बाद लाया गया है। ये बड़े आपके काम का हो सकता है। ये तो हर एग्जाम में पूछने जा रहा है, नॉट ओनली टीचर एग्जाम, सिविल सर्विस, बीपीएससी, कुछ भी। अपार आईडी, चूंकि इस देश में एक बहुत बड़ी बयार चली है कि हर चीज को एक नेशन और एक आईडी के तहत, कल डॉक्टर पे भी आ गया कि सारे डॉक्टर को एक पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया जाएगा, और हर स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन, ये सब समस्या खत्म होगी। हालांकि वो सवाल मेरे नज़र में बहुत विवादास्पद है डॉक्टर के पेशेवर केस में, चूंकि पेशेवर का कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेंटर स्टेट रिलेशन को डिस्टर्ब करेगी, फेडरलिज्म के खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन अगर बच्चों के लिए ऐसा हो रहा है तो अच्छा है। एक आईडी बन जाने से जन्म के साथ ही उसका आईडी बन जाएगा आधार से जुड़ के, और जब तक वो शिक्षा ग्रहण करता रहेगा कहीं भी पोस्ट डॉक्टरेट तक, तो वो सारी चीज़ें उस पर बैंक पे रहेगी। जिसको ज़रूरत जब भी पड़ेगी वहीं से चेक कर सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसान होगा, बच्चे में टैलेंट कितना शुरू से रहा है वो अच्छा होगा, मतलब बहुत ढंग की धांधलियाँ खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती विश्वसनीयता का ये प्रतीक है। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड, अपने आप परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इस अकाउंट में रजिस्ट्री होने के बाद कोई भी एक बटन पे पूरे देश में किसी के बारे में भी कोई जानकारी ले सकता है। कोई फिजिकल कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाइए अपना आधार दिखाइए और आपके बारे में सब कुछ पता है सबको। तो ये बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या CUET के बाद हो रही है, सारी काउंसलिंग सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अपने आप आपको फ़ोन आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका ये हो गया, जाइए फलाने कॉलेज में एडमिशन लीजिए। तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आईडी की पहल नई शिक्षा नीति 2000 में की गई थी। इस आईडी के छात्र के आधार नंबर से लिंक कर दिया जाएगा। चूंकि आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इस देश में एक व्यक्ति का एक ही आधार होता है, और इससे एक देश एक छात्र आईडी लक्ष्य को पूरा किया जाएगा, और उसके द्वारा आपका आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा। अपार कार्ड केवल स्टूडेंट के लिए होगा, और इससे तमाम उम्र आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत स्कूलों द्वारा माता पिता की सहमति से स्टूडेंट का इनरोलमेंट किया जाएगा। चूंकि ये
रूल में ज़रूरी है कि बगैर, चूंकि बच्चा नाबालिग है, माता पिता के सहयोग के बिना इसका कोई मतलब नहीं। अब मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट बनाया, क्या है अपार, तो इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, जिसे शॉर्ट में अपार कहा जाता है। इसे एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या एडुलॉकर भी कह सकते हैं, एजुकेशन लॉकर भी कह सकते हैं। कैसे काम करेगा? अपार कार्ड हर स्टूडेंट के लिए उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ये प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके माध्यम से स्टूडेंट से रिलेटेड सारा डाटा एक ही जगह मिल जाएगा, जिसे अपार कार्ड नंबर से कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। यह कार्ड स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी पूरी जर्नी का रिकॉर्ड रखेगा। इसकी मदद से स्टूडेंट को स्कूल बदलवाना हो, कॉलेज, सब आसानी से किया जा सकेगा। और ये पूरे देश में पैन इंडिया काम करेगा, अखंड भारत, अखिल भारत में काम करेगा। इसके फायदे: अपार आईडी नंबर के जरिए स्टूडेंट की शैक्षणिक गतिविधि, अन्य योगदान ट्रैक करने में आसानी होगी। सरकार ड्रॉप आउट को पता करेगा, उस पर नजर रखेगा, ताकि सरकार को प्लानिंग बनाने में सुविधा हो कि रियल ड्रॉप आउट क्या है। अपार आईडी से बच्चों के डिजी लॉकर सिस्टम भी बन जाएगा। ये स्टूडेंट सभी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड, ओलंपियाड, खेल, अन्य सभी एक जगह मिल जाएगा। 36 डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। अपार आईडी के स्टूडेंट को क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा, जिसका फायदा उच्च शिक्षा और रोजगार में होगा। सब इसी पे जमा होता चलाएगा। भविष्य में एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अन्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और सरकारी योजना का सीधे किसी को स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप, कुछ भी मिल रहा है तो सीधे उसके खाते में पहुंच जाएगा। तो वेरी वंडरफुल, जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। सरकार के पास रहेगा बच्चों का अपार आईडी नंबर का डेटा। अब डेटा कौन रखेगा? तो गवर्नमेंट को रखना होगा, यह जरूरी है। आधार में दी गई बच्चों का नाम, पता, फोटो, जन्म दिनांक, लिंग संबंधी जानकारी को शिक्षा मंत्रालय अपने पास सुरक्षित रखेगा। दुरुपयोग होने की संभावना न के बराबर है। शिक्षा मंत्रालय केवल इसका उपयोग शैक्षणिक पर्पज से करेगा। अब नेक्स्ट खबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड स्किल डेवलपमेंट का कमाल। अब इसमें क्या हो रहा है धीरे धीरे, जो नई शिक्षा नीति में जिसकी बात की गई थी कि हर जगह इतने क्षेत्रीय स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को देना है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा काम, हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रिलायंस ने किया है, जियो ने, कि आप किसी भी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं और वो प्रश्न का जवाब देने वाला वो खुद उसको ट्रांसलेट होके अंग्रेजी में मिलेगा और वो जवाब जो देगा वो अंग्रेजी में देगा, लेकिन सुनने वाला उस डिवाइस से अपनी भाषा में सुन सकता है। एक साथ 30 बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। धीरे धीरे इससे ये फायदा हो जाएगा कि देश का जो बेहतर टीचर जिस सब्जेक्ट का है उससे पूरा देश कनेक्ट हो सकता है। वंडरफुल टेक्नोलॉजी का यूज, जिसकी बात हमने की थी और हमने चिंता व्यक्त की थी कि इतना स्थानीय भाषा कर दिया तो बड़ी दिक्कत होगी रिसोर्स पर्सन को लाने में, लेकिन विज्ञान ने उसका समाधान, तकनीकी ने उसका समाधान ढूंढ लिया है। केवल एक भाषा जानने वाले शिक्षक अब घर बैठे वर्चुअल ढंग से अलग अलग भाषा में बच्चा को पढ़ा पाएंगे। इसका लाभ यह होगा कि बिहार के किसी गांव का होनहार छात्र चेन्नई में बैठे किसी मेधावी शिक्षक से पढ़ रहा है, चाहकर भी आप नामी गिरामी शिक्षक से नहीं पढ़ पाते हैं भाषाई अंतर के चलते, लेकिन अब यह समस्या नहीं है और सभी अपने अपनी भाषा में संवाद करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिवाइस होगा जिसको रिलायंस जियो ने तैयार किया है और लगभग जितनी भी भारत की संविधान की 8वीं सूची में जितनी भाषाएं हैं उसके अतिरिक्त अभी तो उन 22 भाषाओं को लिया गया, बहुत जल्दी स्थानीय भाषाओं को भी लिया जाएगा, जिसमें जितना इनरोलमेंट की जरूरत होगी उतना जल्दी हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने भाषनी ऐप विकसित किया है। ये एक जितने भी इंटरनेट पे कंटेंट है किसी भी भाषा में वो यूजर की भाषा में ट्रांसलेट हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भाषनी ऐप याद रखिएगा, ये किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी काम की है कि भाषनी ऐप क्या है। तो सीधा है कि ये किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद करने का ऐप है जो कोई भी फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल है। अक्षर उल्टा लिखने वाले बच्चे पढ़ाने में शिक्षक मदद करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं कई बार बोला हूँ कि दुनिया के अगर 5 बेहतरीन शासक का नाम लिया जाएगा कभी भी,
प्राचीन काल से आज तक, तो उसमें नंबर 1 पे हमारा अकबर होगा। अकबर बादशाह नंबर 1 पे पूरे वर्ल्ड में। कभी इस पे किसी को शक शुबहा हो तो कभी बात कर सकते हैं। उसको भी ये बीमारी थी। आपको जान के हैरानी होगी कि मुगल बादशाहों में पढ़ने की बड़ी ललक थी। पिता खुद बहुत पढ़े लिखे, बल्कि सबसे पढ़ा लिखा बादशाह का नाम हुमायूं था। बाबर खुद बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन लाख टीचर कोशिश किया, बेचारा अकबर नहीं पढ़ पाया। उस समय विज्ञान अगर होता तो अकबर पढ़ लेता। बेचारा बहुत गाली भी सुना अपने बाप से, चूंकि उसको डिसलेक्सिया बीमारी थी। डिसलेक्सिया बीमारी का लक्षण है कि आदमी उस लेटर को उल्टा लिखता है, कनेक्ट नहीं कर पाता है। ये बेसिकली आंख और मस्तिष्क से जुड़ी हुई तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। तो अभी भी ये बच्चों में देखा जाता है। और डिसलेक्सिया में एक और खूबी है कि कुछ बच्चे बचपन में डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल होते हैं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मैं खुद देखा हूं कि मेरे दोनों बच्चों शुरू में बड़ा उल्टा फुल्टा लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप ठीक होने लगे। तो बहुत लोगों में ठीक होने लगता है उम्र के साथ, और बहुत में जीवन भर बना रहता है। इस पे आमिर खान ने बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई थी, तारे ज़मीं पे। उसका हीरो डिसलेक्सिया से ही था, लेकिन आमिर खान एक ऐसा शिक्षक था जो चीज़ों को समझ गया। स्कूल के सारे बच्चों को और टीचर को फिल्म जरूर दिखा देनी चाहिए। तो सीबीएसई के स्कूल के शिक्षक बच्चों की पहचान करेंगे और इन बच्चों पर इनके लर्निंग डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करेंगे और इनको किसी ढंग का प्रेशर नहीं देंगे। इनको परीक्षा में भी समय ज़्यादा देंगे। अगर ये हेल्पर मांगे लिखने के लिए तो वो भी दिया जाएगा। यानी इस दिव्यांगता को के चलते कोई सफरर नहीं हो सकता, ऐसी सीबीएसई ने घोषणा की है। और शिक्षा नीति में भी इस बात की चर्चा है कि डिसलेक्सिया के छात्रों को या और 2-3 बीमारियां हैं उनको अतिरिक्त समय दिया जाए और उन पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर परीक्षा 13 दिसंबर से 3 तक, कल तक फॉर्म भरने का है। 3 नवंबर 11:55 बजे तक फॉर्म जमा कर सकते हैं और 13 दिसंबर से इसकी परीक्षा होने जा रही है। बहुत सारे बच्चे हमसे बात करते हैं, तो मैं इस न्यूज़ के साथ घोषणा कर दूं कि जो भी दिल्ली स्कूल में ओपन लर्निंग से कर रहे हैं, कॉमर्स वाले हैं, फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स तैयार है। आप हमारे ऑफिस से बात करें, मात्र 199 रुपये में सारे लेक्चर फर्स्ट ईयर के मिल जाएंगे। और पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग गेस्ट पेपर बना रहे हैं, मात्र 99 रुपये में आपको पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर मिल जाएगा। आप बात करें और जल्दी से ऑफिस में मनीष जी से, तो इसका मैं प्रबंध कर दूंगा। उसके बाद ये दिल्ली में नर्सरी केजी पहली कक्षा दाखिले की तिथि बढ़ाई गई है। जिन लोगों का दाखिला नहीं हो पाया है, जो वेटिंग लिस्ट में है, तो उनके लिए कल तक है। शिक्षा निदेशालय दिल्ली ने कहा है कि सभी विद्यार्थी प्रतीक्षा में, उनका ऑनलाइन आवेदन की तारीख 3 नवंबर कर दी गई है और कंप्यूटराइज उसके बाद ड्रॉ निकाला जाएगा। उसके बाद एडमिशन दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षक, सशस्त्र बल और डॉक्टर भारतीयों का अटूट भरोसा। बचपन में हम लोग एक कहावत, एक स्लोगन पढ़ते थे, सैनिक शिक्षक छात्र किसान, कौन बनाते देश महान, सैनिक शिक्षक छात्र किसान। वाकई में दुनिया भर में, भारत समेत दुनिया भर में एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे में ये बात खुल के आई है कि शिक्षक सबसे विश्वसनीय, समाज का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति है, सबसे विश्वसनीय, उसके बाद सशस्त्र बल और डॉक्टर है। पॉलिटिशियन को दुनिया में किसी ने नहीं सराहा है। इसलिए शिक्षक ही वाकई में समाज का सही निर्माता है। पूरे दुनिया में शहर के बाद शहरी भारतीयों में 53% लोगों ने कहा है कि सबसे विश्वसनीय व्यक्ति शिक्षक होते हैं, मोर देन 50%। इसके बाद 52% जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो आर्मी है या पैरामिलिट्री है, पुलिस बल नहीं। डॉक्टर 51%। वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग डॉक्टर पे विश्वास किया है, 58% है। भारत में वाकई में डॉक्टर की थोड़ी सी प्रोफाइल कम हुआ है, लेकिन दुनिया में 58%। यह सर्वे फ्रांस की संस्था इप्सास की ओर से ग्लोबल ट्रस्ट वर्दीनेस इंडेक्स 2023 के नाम से जाना जा रहा है। इसको मत भूलिएगा।
कि इप्सास की ओर से ग्लोबल ट्रस्ट वर्दीनेस इंडेक्स 2023 के नाम से जारी किया गया। भारत सहित 31 देशों के 22,816 लोग शामिल हुए। ये सर्वे पैन वर्ल्ड नहीं है, मात्र 31 राष्ट्र थे, सैंपल साइज छोटा है, 22,816 है। लेकिन दुनिया के कई देश में शिक्षा पर लोगों ने विश्वास अधिक जताया है। इंडोनेशिया में 74%, चिली में 64%, और आप भारत में तो 53 बता ही दिया। जापान में मात्र 20% लोग उन पर विश्वास करते हैं, जबकि 26% लोग इसे अविश्वासी मानते हैं। सर भारत में 18 से 90 साल की उम्र तक के लोगों का सैंपल साइज है 18 टू नहीं, कनाडा में 18.85, मलेशिया, न्यूजीलैंड, तुर्की 20.74। चलिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी में संबद्ध होने वाले स्कूल के छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। 100 स्कूलों में कक्षा 6 से अधिकतम 50 छात्रों को हर साल 40,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करने की बात सरकार ने की है। सरकार चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि सैनिक स्कूल अब पीपीपी मोड पे भी चला गया है। देश में अच्छे ऑफिसर्स की बहुत कमी है सेना में, उसकी पूर्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जा रहा है, इसलिए इस काम को शुरू किया गया। और छात्रवृत्ति की बात, अब ये महान महिला की कहानी बताने जा रहा हूँ। आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के पहल से स्मार्ट हो रहे हैं स्कूल। एक शिक्षिका ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित धमतरी जिले के आदिवासी क्षेत्र मगरलोड ब्लॉक के ग्राम लुगे की शिक्षिका रंजीता साहू के प्रयास से जिले के 106 स्कूल में स्मार्ट टीवी लग चुका है। इसके साथ ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM, वर्णमाला चार्ट 11,000 बच्चों को वितरित किया गया है। वर्णमाला फ्लैक्स बनाकर 100 स्कूलों में वितरित किया गया। बीते वर्ष रंजीता साहू को ज्ञानदीप पुरस्कार और इस साल उत्कृष्ट शिक्षिका का सम्मान मिल चुका है। वनांचल में बच्चों को शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए ये काम कर रही हैं। तो रंजीता साहू को आप लोगों की ओर से एक शुभकामना बनता है। उसके बाद इतना ही नहीं करती हैं, ये बच्चों में पपीता, अमरूद के पौधे 5,000 विद्यार्थियों को बांट चुकी हैं। उससे साथ में चंदन के 3,000 पौधे बच्चों को वितरित किए, और गायों को भी अमरूद और पपीता का फल खिलाया जाता है। पूरा जीवन ईश्वर, प्रकृति और समाज का किरदार है, इसलिए जल संरक्षण मतलब इसके द्वारा वो सामाजिक कार्यों को कर रही है। HECB बिल संसद में पेश होगा। ये नई शिक्षा नीति में UGC का जगह ये लेगा। ये जल्दी ही शीतकाल में उम्मीद है कि ये उच्च शिक्षा आयोग बिल पेश होगा, और इसकी 3 भूमिकाएं होंगी: विनियमन, एक्सचेंज, मान्यता और पेशेवर मानक स्थापित करना। 3 अलग अलग इकाई बन जाएगी और ये UGC के अधीन काम करेगा, और पूरी शिक्षा, हायर एजुकेशन चली आएगी उच्च शिक्षा आयोग के तहत। अब मैं आ जाता हूँ NEP 2002 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर NCF 2005 तक, डॉक्टर दिनेश कुमार, और पब्लिशर स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड। इसके पेपर बैग की कीमत शायद 299 रुपया है, हार्ड बाउंड 499 रुपया है। तो आप लोग इस किताब को देखिए, और दिनेश कुमार जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं। इसमें मैंने संपादन में इनका मदद किया है। इस किताब की जो खासियत है, हर कोई को ये किताब घर में रहनी चाहिए। लगभग मैं 30-35 वर्षों से शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, और पीछे UPSC प्रिंसिपल में इंटरव्यू के रिटेन और मेंस पढ़ाने के बाद, वैसे बहुत सारे जगहों पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि कोई भी ऐसी मुकम्मल किताब नहीं है जिसमें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब देश में आती है तो डिबेट शुरू होता है। चूँकि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है, यानी 1765 के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, और जब वारेन हेस्टिंग के पास आ जाता है, जो कलकत्ता के गवर्नर होते हैं, अभी बंगाल के गवर्नर तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी सिमटी हुई है, तो उस लॉर्डशिप में डिबेट चलने लगता है। और चूँकि
रेगुलेटिंग एक्ट आने लगता है कि कैसे रेगुलेट करना है। इन लोगों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत अच्छा प्रशासन का अनुभव है उपनिवेश में। जैसे भारत या पूरब के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, पश्चिम के लिए उन्होंने वेस्ट इंडीज कंपनी बनाई थी। तो इन लोगों ने पहले तय किया कि शिक्षा ही वो जरिया था जिसके चलते हमें अमेरिका जैसा उपनिवेश खोना पड़ा। अगर काश वहाँ शिक्षा का अगर अलख नहीं जगाते तो अमेरिका की क्रांति नहीं होती। बात अक्षरशः सही है, क्योंकि जब थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम की किताब लिखी, पतली सी पुस्तिका, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ा और अमेरिका में क्रांति हो गई। और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में खूनी क्रांति भी हुई, बहुत डिप्लोमेसी भी इन्वॉल्व रहा और अंत में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। उस भय से ये शिक्षा से भागते थे, लेकिन धीरे धीरे सनय सनय मजबूरी इनकी हो गई यहाँ के शासन चलाने के लिए कि शिक्षा को ठीक नहीं करेंगे तो आदमी वर्कर्स कहाँ से लाएंगे, एक छोटे से टापू से कितना आदमी लाएंगे, और वायबल भी नहीं होगा, बड़ा खर्चीला भी होगा। तो धीरे धीरे पहली बार 1813 में चार्टर में इन्होंने 1 लाख रुपया डायरेक्ट शिक्षा के लिए नहीं, यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच और साहित्य के पुनरुद्धार के लिए खर्च करने की बात थी। बहुत दिन तक वो पैसा ठंडे बस्ते में पड़ा रहा और इधर लड़ाई चल ही रही थी प्राच्यवादियों की, और मतलब ओरिएंटलिस्ट जिसको आप बोलिए प्राच्यवादी, और एंग्लेसियंस जो अंग्रेजी सोच के थे। उसके ऊपर से एक और झमेला था, जहाँ भी ये लोग जाते तो ईसाई मशीनरी भी जाती थी, वो अपना धर्म प्रचार करना उसका मेन मुद्दा होता था। और उसके लिए जो सेगमेंट चुनती थी पब्लिक से मिलने के लिए, वो सेगमेंट होता था शिक्षा और स्वास्थ्य। चलिए भाई, तो वो लोग भी मांगने लगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी चेतावनी देती थी कि इन लोगों की बेवकूफ़ी से कहीं कोई विद्रोह ना हो जाए। शुरू में बंगाल में कई विद्रोह ट्राइबल हो गए, तो उसको प्रेस करके रखा और केवल इंग्लैंड के ही मिशनरी को यहाँ आने की इजाज़त मिली। बाद में 1833 के एक्ट के बाद यूरोप के सारी मिशनरी यहाँ आने लगी। हालांकि उन्होंने धर्म परिवर्तन तो अच्छा खासा कराया, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही क्रिश्चियन बना दिया, और झारखंड जो पहले में भी बहुत अच्छा काम क्रिश्चियन बनाने का काम किया, उड़ीसा, सब जगह, खासकर पूरब में, इधर नीचे केरल में वो हाल हुआ। लेकिन उसके साथ एक बात है, शिक्षा का भी अद्भुत विकास हुआ। और जब विलियम बेंटिक के 1835 में जब उनके पास लॉर्ड मैकाले आते हैं एज ए वो लॉ मेंबर बन के, तो उनको कहा जाता है कि भाई ये 1 लाख कैसे खर्च करें, इस पे कुछ दो। और मैकाले शानदार लेखककार, स्वयं वो बेकन स्कूल का, फ्रांसिस बेकन का स्कूल का मानने वाला, उसने 18,000 वर्ड में 2 टॉपिक को डेलिब्रेट करके और भारत की पूरी जितनी भी शैक्षिक व्यवस्था रही है धज्जी उड़ा चला। उसके बाद तय हुआ कि केवल अंग्रेजी शिक्षा पे हम खर्च करेंगे। डिबेट चलता रहा। उसके बाद फिर मैग्मा कार्टा के रूप में 1853 में शिक्षा में बहुत सारा सुधार हुआ। वो 1857 की क्रांति आ गई, रुक गया, लेकिन 3 विश्वविद्यालय खुल गए, कलकत्ता, बम्बे और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी में। फिर वन ऑफ द ब्रिलियंट ICS ऑफिसर आया, विलियम हंटर, और उसने शिक्षा पर मानवतावादी सोच दिखाई। वो भी माँ ज्योतिबा फूले माँ सावित्री फूले और ज्योतिबा फूले के इजहार ली, पूरा डिस्कशन हुआ, और जाके जो शिक्षा का अभी रूप देखते हैं, हम और दिनेश जी जिस स्कूल से पढ़े हैं, वो एक तरह से मॉडल स्कूल की बात वहीं से शुरू हुई थी, जिसके चलते बिहार में जिला स्कूल बना था, उत्तर प्रदेश में GIC बना था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, और बिहार में भी सब जगह गर्ल्स के लिए भी था। मुजफ्फरपुर में हम लोग के बाउंड्री के साथ ही चैपमैन था। शिक्षा रफ्तार पकड़ती गई। उसके बाद कई आयोग आए, फिर आज़ाद हुआ, फिर ताराचंद कमेटी बनी, ताराचंद के कमेटी के बाद फिर मुदलियार आयोग बना सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। उससे पहले राधा कृष्णन आयोग हायर एजुकेशन के लिए था। चूँकि देश ट्रांजिट कर रहा था, नेहरू जैसा दूरदर्शी आदमी हमारा प्रधानमंत्री था, तो इमीडिएट उसको बाबूज चाहिए थे, तो विश्वविद्यालय शिक्षा को ठीक किया गया। फिर विश्वविद्यालय शिक्षा को अच्छा लौट मिले तो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब मुदलियार के अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय कमीशन के भी मेंबर थे, कमीशन बना। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर वन ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी के ब्रिलियंट टीचर, बहुत ही
विधवा माँ का योग्यतम पुत्र दौलत सिंह कोठारी की मुलाकात मॉरिस जॉयस ने नेहरू से कराई। मॉरिस जॉयस उन दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुआ करते थे। देश आज़ाद हुआ तो मॉरिस ने कोशिश की, मॉरिस ग्वायर, कि मैं अब देश छोड़ दूं, तो नेहरू जी ने कहा नहीं, आप रहिए। और उसके बाद जब नेहरू जी नहीं रहे, जब तक आई DS कोठारी आयोग, लेकिन उस शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन किया। और तब महसूस इंदिरा गांधी ने किया कि शिक्षा को राज्य सूची में रखने से भला नहीं होगा, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम लोग साइन करते हैं और शिक्षा राज्य सूची में है तो कैसे पूरा होगा। अंत में 42वें संशोधन के बाद शिक्षा समवर्ती सूची में आई, कॉन्करेंट लिस्ट में आई। 3 सूची होती है पावर के बंटवारा की, पृथककरण की। यूनियन लिस्ट, संघ सूची, जिसमें केवल यूनियन कानून बनाती है, जैसे रेल के बारे में कानून बना देना, पोस्ट ऑफिस के बारे में बनाना, डिफेंस के बारे में बनाना, टेलीग्राफ, पोस्टल एंड टेलीग्राफ के बारे में बनाना। तो ये राष्ट्रीय हित की चीज़ें हैं, वो सारी संघ सूची में होती है। दूसरी समवर्ती होती है, अगर कोई विषय पे राज्य कानून बनाया, अगर संघ बनाया तो स्वयं राज्य का कानून खत्म होगा, संघ का चलेगा। तीसरी राज्य सूची होती है, जिसपे केवल राज्य को कानून बनाना है। उसके बाद कोठारी आयोग लगा, हम लोग उसके विक्टिमाइज हुए, हम लोग जिस क्लास में थे रोक दिए गए, हमारे कक्षा के साथ नवीन लग गया। और इस तरह से 81 में वो बैच बिहार में मैट्रिक पास किया, और पूरे देश में तो 10+2+3 लगी। फिर लंबी कई ऐसे आयोग, उस आयोग को पकड़ने की बात, उसको करने कई बार सरकार सत्ता, जैसे वो 77 में सरकार बदल गई, फिर ईश्वर भाई पटेल के अंदर जो नए गांधीवादी थे और मोरारजी देसाई के करीब थे, उनके अंदर में एक आयोग बना। तो इस तरह से शिक्षा सदैव सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय रही है। भले ही वो खर्चे में कंजूसी जरूर करती है, आज भी वो देना नहीं चाहती है कि 8% GNP का दिया जाए, लेकिन फिर भी सब सरकार के लिए प्राथमिकता की बात है। उसके बाद एक लंबे समय के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी ने नई शिक्षा के लिए एक नीति बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे आयोग बना, जो 86 में अपना रिपोर्ट दिया। उसी पे लंबे समय तक चलता रहा। फिर कई सरकारें बीच में बदल गई, VP सिंह आए, फिर गांधीवादी राममूर्ति के अंदर में एक आयोग बना, जिन्होंने नवोदय विद्यालय को ही ख़त्म करने की बात की। फिर वो सरकार चली गई। फिर जनार्दन रेड्डी के अंदर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे थे, बहुत पावरफुल कांग्रेसी लीडर, उनके अंदर एक आयोग आया। फिर कहा गया कि हर जिले में जल्दी से जल्दी नवोदय विद्यालय की संख्या बढ़ाई जाए। चलता रहा। फिर जगमोहन सिंह, वो अटल जी के सरकार में जगमोहन सिंह राजपूत के अंदर कमेटी बनी, और जो हर शिक्षा नीति के बाद, जो मेजर नीति थी कोठारी आयोग के बाद, 1986 के बाद और 2000 में करिकुलम की, पाठ्यचर्या की समिति बनती रही, जो NCERT का काम है। पाठ्यचर्या और सिलेबस में ये अंतर है कि पाठ्यचर्या पूरा हॉलिस्टिक चीज़ों को दिखाता है, उसमें से काम की चीज़ों को निकाल कर सिलेबस बनाया जाता है, तो जिसको पाठ्यक्रम हिंदी में बोलते हैं। तो पाठ्यचर्या 220 आई। जगमोहन सिंह राजपूत उन दिनों NCERT के डायरेक्टर थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी हेड थे। इन दिनों भी उनका आर्टिकल आता रहता है। उसके बाद फिर वन ऑफ द ब्रिलियंट स्कॉलर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल टाइम ग्रेट मैन, जिनका मैं दीवाना रहता हूँ, डॉक्टर कृष्ण कुमार के अंदर, फिर मनमोहन सिंह की सरकार में वो NCERT के डायरेक्टर बने, और 2005 में उन्होंने जो NCF दिया, आज तक वही चल रहा है। अब 2023 में इस 2020 शिक्षा नीति के बाद कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे, बाद जो आई है, अब उस पर करिकुलम बन रहा है, अगले सत्र से उसकी किताबें आएंगी। ये सारी कहानी इसमें दी हुई है, राइट टू एजुकेशन से लेकर। ये मैंने सोचा कि हर टीचर के हाथ में एक गीता हो शिक्षा का। मैं चाहता हूँ इस गीता को खरीदिए, और आप शिक्षकों के लिए आज मैं घोषणा करता हूँ कि मात्र 50% पर आप इस किताब के हार्ड बाउंड को ले सकते हैं, जो 500 रुपये का आपको 250 रुपये में मिलेगा। डाक खर्च हम वहन करेंगे, लेकिन हर टीचर इस यज्ञ में मेरा साथ दे, ये गीता की तरह रखे, कि ताकि कोई उसको गुमराह न करे। इसमें वो भी बात है जो पंडित नेहरू के बड़े प्रिय मित्र थे, श्री प्रकाश जी, जो कभी बम्बे के गवर्नर थे महाराष्ट्र के, उनकी अनुशंसा पे प्रार्थना की कमेटी बनी थी, नैतिकता की कमेटी बनी थी, सप्रू कमेटी की बात है। कोई किसी किताब की इतनी अभी तक कोई भी बाजार में एकीकृत किताब नहीं है। विद्वानों ने बहुत किताब लिखी है, और इतनी पतली पूरी नई शिक्षा नीति है, राइट टू एजुकेशन है, हर शिक्षा के पास होना चाहिए, और 50% डिस्काउंट हार्ड बाउंड पे, और 30% पेपर बैक पे, और विथ वो क्या बोलते हैं
वो डाक का खर्चा मेरा होगा, ज़रूर इस किताब को पढ़े और पढ़ाएं, ये मेरा अपील है। जय हिंद, जय भारत।